नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे और 23 नवंबर को इन सभी मतों की जी हाँ गिनती हुई थी। और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन जीत दर्ज करेगा, जी हाँ किसके सर के ऊपर जीत का सेहरा सजेगा, ये गुत्थी जी हाँ ये सवाल हम सभी आम जनता के मन में था और नेताओं के मन में तो होना लाजमी है। और दोस्तों फाइनली 23 नवंबर की नाइट में जी हाँ 7 से 8 पीएम के आसपास इस गुत्थी को, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सुलझा लिया गया है। और जी हाँ जीत का सेहरा जो प्राप्त किया है वो किया है महायुति गठबंधन ने। और महायुति ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और बम्पर जीत के साथ में दोबारा से इस राज्य के अंदर अपनी वापसी करी है। दोस्तों महायुति के हिस्से के अंतर्गत महायुति में आपकी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियों ने मिल करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। जी हाँ, जबरदस्त प्रदर्शन के बीच में हमने देखा कई बार इनके अंदर मतभेद बना था। जी हाँ, नारे को लेकर के, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे लेकर के, नारे को लेकर के। दोस्तों इसी गठबंधन के अंदर कुछ पार्टी के नेताओं ने अपने अलग से चुनाव प्रचार करने के लिए सेपरेट कुछ बैनर बनाए थे, जिसमें बीजेपी के जी हाँ जो फेमस चेहरे हैं उनको भी अपने बैनर में इन्होंने दर्ज नहीं करवाया था, मतलब पोस्टर में नहीं छुपाया था, क्योंकि वो इस नारे के काफ़ी अगेंस्ट थे। लेकिन फिर भी इनके अंदर, ध्यान रखिएगा, इन तीनों पार्टियों के बीच में मतभेद हुआ, लेकिन मनभेद में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। जहाँ मतभेद होगा, अगर साथ में आपने मतभेद के आधार पर मनभेद कर लिया, जी हाँ उस घर का, उस रिश्ते का धराशायी होना बिल्कुल तय है। जी हाँ, चाहे वो घर हो, समाज हो या फिर कोई पार्टी, कोई ना राजनीतिक पार्टी, इन्होंने यहाँ पे अपनी काफ़ी अधिक स्मार्टनेस दिखाई, अपनी मैच्योरिटी दिखाई, अपनी राजनीति समझ कर काफ़ी अच्छे प्रयोग किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि महायुति का स्ट्राइक रेट क्या रहा। जी हाँ, महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73% तक पहुँच गया है इस बार। और महायुति का मुकाबला जो हुआ था वो हुआ था महाविकास आघाड़ी के साथ। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, जी हाँ, मोदी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी, आप लोग समझ चुके होंगे। और इस गठबंधन की मुख्य पार्टियों में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी शामिल थी। और महाविकास आघाड़ी को इन चुनाव के अंदर जी हाँ मुंह की खानी पड़ी। और इनमें से, इस गठबंधन के अंदर, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन था, इसमें तीनों में से कोई भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इनका स्ट्राइक रेट मात्र 17% के आसपास रहा। चलिए इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो अभी हुए थे, आपको पता होगा, यहाँ पर तीनों पार्टी थी। महायुति ने अपनी जीत को दर्ज किया तो इन्होंने 288 में से 235 सीटें जीत करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा। सोचिए, 288 सीटों में से 235 सीटें, ये सीटें बिल्कुल अविश्वसनीय, अकल्पनीय थी। और इसलिए विपक्षी पार्टी ने ये बोला कि ईवीएम मशीन जी हाँ बेवफा निकली। जी हाँ, ईवीएम मशीन में पक्का कुछ सेटिंग हुई है। अब दोस्तों मेरा आपसे एक छोटा सवाल ये है कि अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, आप राजीव कुमार हैं, अगर आपको भारत के अंदर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर नगर निकाय चुनाव को कंडक्ट करवाना है, तो आप ईवीएम के माध्यम से करवाएंगे या फिर बैलेट पेपर जो हम पहले यूज़ करते थे उसके माध्यम से आप हमारे देश के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाते? मंथन करके, वीडियो को पॉज करके कमेंट आप मुझे पक्का करना। करवाते अगर ईवीएम का प्रयोग तो क्यों करते? अगर आप बैलेट पेपर का प्रयोग करते तो क्यों करते? ये सवाल मेरा आपसे है। तो सोचकर, विचार करके, मंथन करके तो ही मुझे कमेंट करना। जी हाँ, हवाबाजी में प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करिएगा, ठीक है? मंथन करना जरूरी है। अब दोस्तों चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की महायुति ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। जी हाँ, ये जीत बिल्कुल अकल्पनीय है। अकल्पनीय क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 52 साल बाद किसी पार्टी या किसी गठबंधन ने मिलकर के 200 का आंकड़ा पार किया है। 52 साल बाद दोस्तों ये आंकड़ा दोबारा से क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। इतना लंबा सूखा पड़ा था, सोचिए 200 का आंकड़ा पार करने के लिए। इस बार तीनों ने मिलकर के काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। महायुति के अंदर जो तीनों पार्टी हैं उन सब ने मिल करके। अब इस जीत के पीछे कुछ और भी वजह रही है, जिसमें आपकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सोचिए एक बार कि हाँ, एक्चुअली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो होने थे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ में संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों दिवाली के बाद एक ट्रम्प कार्ड चलना था। जी हाँ, एक चौथी बॉल पर एक 6 का रन इनको अचीव करना था। जी हाँ, छक्का लगाना था। वो कौन सी योजना थी दोस्तों? वो थी योजना आपकी लाडकी बहना योजना, जिसके तहत दिवाली के टाइम पर सभी महिलाओं के अकाउंट में जी हाँ एक बहुत बड़ी धनराशि दी गई थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन भी पूछने के लिए शायद मतलब बेताब होते होंगे कि आप इतनी बड़ी धनराशि का क्या करोगे। हाँ, तो फाइनल दोस्तों ये हुआ कि इनके अकाउंट में पैसा आया। महिलाओं का जी हाँ जो वोटिंग प्रतिशत था वो भी काफ़ी अधिक रहा महाराष्ट्र के अंदर।
और दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये थी कि आरएसएस का पर्दे के पीछे का समर्थन इनको प्राप्त होना। आरएसएस ने इस बार ये दिखाया था कि हम ज़्यादा सपोर्ट इनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की छवि थोड़ी सी अब अजीब सी होती जा रही है आम जनता की नज़रों में। तो इन्होंने फिलहाल बैकएंड में अपना एक्सपीरियंस इनको दिया है, ये तो मानना पड़ेगा, जी हाँ, महायुति को भी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि तीनों पार्टियों के बीच में एक बेहतर तालमेल था। दोस्तों तालमेल से ना मुझे एक चीज़ और आती है याद कि 20 तारीख से पहले पहले, जी हाँ, जब मत नहीं डाले गए थे उससे पहले भी एक सबसे बड़ा सवाल इनके बीच में खड़ा ये भी होता कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। अगर ये महायुति पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के जूतम पे जार सर फुटअव्वल आपस में चल रहा था। जी हाँ, शब्दों के माध्यम से, कभी कभी अमित शाह ने भी डायरेक्ट अनाउंसमेंट किया अपनी मीटिंग में कई बार कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो हमारी पार्टी में से बनेंगे। वहीं पर जो शिवसेना पार्टी के जो नेता एकनाथ शिंदे, उन्होंने बोला कि वो तो बाद में देख लेंगे कौन सी पार्टी कितनी सीट लाती है, उसके आधार पर हम लोग मिलकर के डिसाइड कर लेंगे कि आखिरकार किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेगा। ये बातें टाली गई, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अब वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सब लोग मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। जी हाँ, कोई भी इस समय वार्ता करने के लिए आपस में तैयार नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि गृह मंत्री हमेशा ट्राई कर रहे हैं कि तीनों पार्टी मिले, साथ में बैठ करके मीटिंग करें, लेकिन लगातार दोस्तों मीटिंग को टाला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन महायुति के अंदर, या महायुति गठबंधन के अंदर एक फूफा है जो बिल्कुल गोलगप्पा बन चुके हैं, मुंह फुला के बैठे हुए हैं, वो है एकनाथ शिंदे। एक्चुअली एकनाथ शिंदे का मानना ये था कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, लेकिन अमित शाह ने बोला कि नहीं भैया, ऐसा ना हो पाएगा, हम बीजेपी पार्टी वाले हैं, बीजेपी पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, हमने काफ़ी मेहनत करी है, इतने अच्छे अच्छे हमने नारे गढ़े हैं, ठीक है, लोगों का ब्रेन वॉश किया है, बाकी दोस्तों पैसा, साड़ी, दारू, ड्रिंक वगैरह उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ मैं भी, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ ना कुछ तो पक्का चलता भी है, ये आपको ही पता होगा, कभी कभी वोट खरीदे भी जाते हैं। लेकिन इस बार ईवीएम को लेकर के ऐसे अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं विपक्ष के द्वारा जो दोस्तों समझ से काफ़ी परे हैं। जी हाँ, एक नेता ने यह भी कहा था, आपको पता होगा, कि मेरी पार्टी में मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है और मैं खुद हूँ, 4 वोट तो मेरे घर से थे, तो मुझे आखिरकार 2 वोट कैसे मिले। जी हाँ, घर में ही दाल में काला था या फिर कुछ मल्ला करके कुछ अपना नहीं खुंदक निकाल दिया, बोलने दे इसको। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, अब तक भी कई बार ऐसे रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, ऐसे एविडेंस चुनाव आयोग के पेश किए गए जिसमें चुनाव आयोग ने भी खुद एक्सेप्ट करा कि हाँ ईवीएम की 99% बैटरी थी, बट इसका संबंध हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं उसके साथ नहीं था। ऐसे कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, 8 से 10 घंटे ईवीएम मशीन चलती है तो मात्र केवल 1% बैटरी डिस्चार्ज होती है। वे कौन सी बैटरी थी, जरा हमको बता दो, एक काम करो, वो बैटरी हम लोग अपने फ़ोन में लगा लेंगे। चलिए जोक सपाट, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या बोला। एकनाथ शिंदे एक्चुअली मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे थे, ठीक है, अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करा। जी हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ था या फिर दोस्तों इन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक चलने का प्रयास किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताना बाद में। पहले आप सुनिए आखिरकार एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या कह दिया जो फिलहाल अमित शाह को मिर्ची लगी, हल्दी लगी, नमक लगा और पूरी पूरी मसलदारी इनके ऊपर लग चुकी थी। बिल्कुल आग बबूला अमित शाह इस समय हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा जी हाँ एकनाथ शिंदे बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से खफा हो चुके हैं। मीटिंग में आना तक पसंद नहीं कर रहे हैं इनकी। जी हाँ, आप बना के दिखाओ अकेले अपनी सरकार। दोस्तों एक्चुअली एकनाथ शिंदे के पास एक पावर है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, इनकी छवि महाराष्ट्र के अंदर, इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और एकनाथ शिंदे के बिना दोस्तों ये सरकार बना तो सकती है अपनी बीजेपी पार्टी, जी हाँ, एनसीपी पार्टी के साथ मिल करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फेथ जनता का खो बैठेंगे। 57 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह की टेंशन को हाइपर टेंशन में तब्दील कर दिया है। इन शॉर्ट में अगर आपसे बात करूं तो अमित शाह की नाक में इस समय इन्होंने दम कर रखा है। जैसे एक सास होती है अपनी बहू के, उसमें जी हाँ नाक में दम कर देती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपस में इनका चल रहा है। आपको दोस्तों बता दें कि खबर निकल करके ये पहले से ही आ चुकी थी, जिस दिन मत नहीं हुए थे उससे पहले ही, कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर अगर महायुति की सरकार बनती है तो एक बहुत बड़ी महाभारत भी महायुति के अंदर छिड़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों वो थी सीएम पद को लेकर के। अभी यहाँ पर चंद घंटों पहले एकनाथ शिंदे ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, एक फैसला ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन इनको सुना दिया अमित शाह को, अब भैया तुम बताओ क्या करना है। अब इस फैसले में भारतीय जनता पार्टी को जी हाँ बहुत 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 भयंकर मिर्ची लग चुकी है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने यह साफ साफ कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। जी हाँ, अगर मुख्यमंत्री पद नहीं भी दे रहे हो तो उसके बदले मुझे 12 मंत्री पद चाहिए और एक स्पीकर पद की कुर्सी भी चाहिए। सोचिए, जिसके बाद से इस पार्टी के अंदर बवाल खड़ा हो चुका है, और अमित शाह ने भी ये साफ साफ कह दिया कि भैया ये तो नहीं हो पाएगा। जी हाँ, और कुछ चाहिए तो बताओ। चलिए आप एक काम करो कि डिप्टी सीएम बन जाओ। जी हाँ, सीएम तो हमारे ही बनेगा पार्टी में से, आप डिप्टी सीएम बन जाओ।
तो फिलहाल ऐसे हालातों में दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो इंसान मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहा हो वो उप मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। जी हाँ, और महायुति की बैठक लगातार जो हो रही है उसको ये एकनाथ शिंदे लगातार टाल रहे हैं कि मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा, मैं इस मीटिंग में नहीं आने वाला। सो गैस अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन मीटिंग होनी थी उसी दिन जी हाँ एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए बिना किसी को बताए और मुंह फुला करके जी हाँ फूफा की तरह वहाँ पर अपने गांव जा करके अब ये बैठ चुके हैं। फिलहाल दावा दोस्तों ये किया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर अब बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा खेला होने वाला है और महाराष्ट्र में क्या होगा, कौन बनेगा सीएम किस पार्टी से, ये बताएगा आने वाला वक्त। बट दोस्तों आपको क्या लगता है, जी हाँ क्या यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जी हाँ जो काफ़ी हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, वो इनको 12 मंत्री पद दे देंगे या फिर इसमें भी कुछ भाव तो चलेगा। जी हाँ, राजनीति के अंदर दोस्तों सच कहूँ तो पहले पता है एक समाज सेवा का एक भाव हुआ करता था कि हमको सेवा करनी है, पद कोई भी मिल जाए हम किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इस समय ये सेवा के नाम पे दोस्तों जो मेवा काटने का जो प्लान होता है ना, जी हाँ मेवा तलने का, मेवा बनाने का प्लान जो होता है वो कुछ और ही चलता है। आपको दोस्तों याद होगा इतिहास में एक पर्सनैलिटी रह चुके हैं, मतलब कि मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, जो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी उनकी एक बार बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। जी हाँ, वो है हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। जिस समय उनकी डेथ हुई थी, जी हाँ ताशकंद समझौता आपको पता होगा, जी हाँ इसको लेकर के एक वेब सीरीज़ भी है ताशकंद फाइल, छोटी सी मूवी है 1.5 से 2 घंटे की, उसमें सारी गुत्थी समझाई गई कैसे इनकी डेथ हुई थी। जी हाँ वो मिस्ट्री क्या थी, इनकी नेचुरल डेथ थी या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, या उसका पक्का देखिएगा। एक्चुअली उनका जब कोई देखेंगे मतलब गूगल करिएगा कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी ना उस समय उनके पास प्रॉपर्टी क्या थी, मात्र उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी भी जो ली थी वो लोन पे ली थी, सोचिए एक बार लोन पर। और इस समय जब ये आज के नेता नामांकन फिल करते हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी का, जी हाँ अपना पूरा ब्यौरा काफ़ी फख्र से देते हैं कि इनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आपको सैलरी मिल रही है, इस सैलरी में अगर आप इतनी सेविंग कर पा रहे हो, जी हाँ और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी जोड़ पा रहे हो, जी हाँ, और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है वर्तमान की राजनीति के अंदर। जी हाँ क्या चल रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। जी हाँ, अगर गरीब का बच्चा अगर अपना भविष्य बनाने के लिए प्रयास करे, जी हाँ सरकारी जॉब की तैयारी करे, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़े तो पेपर लीक हो जाता है। सोचिए दोस्तों ये आग केवल यूपी के एग्ज़ाम तक थी, फिर ये आग पहुंची बीपीएससी के एग्ज़ाम तक, ये आग पहुंची अब यूपीएससी एग्ज़ाम तक। आपको पता होगा दोस्तों पूजा खेड़कर जैसे कई सारे के सारे लोग निकले हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट का दावा करते हैं, क्रीमी लेयर में होते हुए क्रीमी लेयर से खुद को बाहर रखते हैं और अपना जी हाँ जो प्रॉफिट है वो पा करके इस सीट को प्राप्त कर जाते हैं। और दोस्तों अब यही आग नीट के एग्ज़ाम तक पहुँच चुकी है। नीट के एग्ज़ाम में क्या हुआ सोचिए, जिस समय हम गर्मी के अंदर अपने एसी के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, कूलिंग खा रहे थे, उस समय वो बच्चे सड़ी गर्मी के अंदर 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जी हाँ सड़कों पर नारे लगा रहे थे, अपने आप हमको इंसाफ दो इसकी दुहाई लगा रहे थे सरकार से। तो फिर भी उसमें दोस्तों क्या हुई, जी हाँ कमेटी बैठी, जांच हुई, लेकिन इंसाफ बिल्कुल नाम मात्र मिला है। जी हाँ ना होने से कुछ तो बेचारे यही मान करके वापस आ गए, क्योंकि काउंसलिंग की डेट लगातार आगे खिसक रही थी तो पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो सकता था, इसलिए बच्चों ने अपने कहने के घुटने टेक दिए, चलो ठीक है कुछ तो इंसाफ मिला। ये हमारी विकसित भारत की तस्वीर और ये हमारा अमृतकाल, और हम इस तरह से बनेंगे क्या, वैश्विक गुरु। बाकी अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक जरूर मार दीजिएगा। अगर सहमत है, मन है लाइक करने का तो करिए। अगर दोस्तों जिन लोगों के हाथ में मेहंदी लगी है प्लीज़ वो कुछ ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और कुछ प्रतिक्रिया अपनी नहीं रखते हैं। बट मेरा एक सवाल का जवाब आप लोग पक्का दीजिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ही है ईवीएम मशीन के बारे में, अगर आप चुनाव आयुक्त हैं जी हाँ तो भारत के अंदर आप चुनाव कैसे करवाते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।